नमस्कार। आज हम लोकतंत्र की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे जरूरी शर्त पर बात करने जा रहे हैं, और वो है प्रतिनिधित्व। मतलब ये पक्का करना कि हर आवाज को बराबर सुना जाए। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब यही सिस्टम, यही तराजू अपना संतुलन खोने लगता है? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, कि क्या हर नागरिक के वोट की ताकत एक जैसी है। लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, बिल्कुल भी सीधा नहीं है। और यही एक सवाल आने वाले सालों में भारत के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। तो निष्पक्षता के इसी सवाल के ठीक बीच में एक प्रक्रिया है जो थोड़ी टेक्निकल है लेकिन बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं परिसीमन या डीलिमिटेशन। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, कोई भी देश हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आबादी बढ़ती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ इलाके तेजी से विकसित होते हैं। तो ऐसे में एक लोकतंत्र ये कैसे पक्का करे कि हर चुने हुए नेता के पीछे वोट देने वालों की संख्या लगभग बराबर हो, ताकि किसी एक का वोट दूसरे से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। तो इसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक खास संस्था बनाई गई है जिसका नाम है परिसीमन आयोग। ये आयोग सरकार की तरफ से बनाया गया एक बहुत ही शक्तिशाली और आज़ाद पैनल होता है। इसका बस एक ही बड़ा काम है, हर नई जनगणना यानी सेंसस के आंकड़ों को देखना और उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्रीज को फिर से तय करना। मकसद बिल्कुल साफ है, हर सीट में आबादी लगभग बराबर हो। अच्छा, तो इस आयोग को इतनी पावर मिलती कहां से है? जवाब है सीधे हमारे संविधान से। आर्टिकल 82 और 170 इसे हर जनगणना के बाद सीटों को एडजस्ट करने का अधिकार देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आर्टिकल 329A, जो कहता है कि परिसीमन आयोग के फैसलों को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार आयोग ने जो नक्शा बना दिया वो फाइनल है, पत्थर की लकीर है। ये इसे जबरदस्त ताकत देता है। तो ये आयोग करता क्या क्या है? सबसे पहले तो ये लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की बाउंड्रीज को फिर से बनाता है। फिर ये तय करता है कि किस इलाके की आबादी के हिसाब से SC/ST समुदायों के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। और ये सब करते हुए पारदर्शिता रखने के लिए जनता से भी उनकी राय मांगी जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने सब कुछ दशकों के लिए एक जगह पर रोक दिया, जैसे समय थम गया हो। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 1976 में 42nd संशोधन के जरिए सीटों की कुल संख्या को फ्रीज कर दिया गया। वजह यह थी कि सरकार चाहती थी कि राज्य परिवार नियोजन पर ध्यान दें और उन्हें यह डर न हो कि आबादी कम होने से संसद में उनकी सीटें भी कम हो जाएंगी। फिर 2002 में इस फ्रीज को और आगे बढ़ाकर साल 2026 तक के लिए लागू कर दिया गया। और अब हम 2026 के दरवाजे पर खड़े हैं, जो एक बहुत बड़े राजनीतिक फेरबदल का संकेत दे रहा है। इस लंबे फ्रीज का असर पूरे देश पर एक जैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसने, सच कहूं तो, दो अलग अलग भारत की कहानी लिखती है। एक तरफ हैं दक्षिणी राज्य और दूसरी तरफ हैं उत्तर पूर्वी राज्य। और समस्या की असली जड़ यहीं पर है। एक तरफ हमारे दक्षिणी राज्य हैं जैसे केरल और तमिलनाडु, जिन्होंने देश की जनसंख्या नियंत्रण की नीति को बहुत कामयाबी से लागू किया। और इसका नतीजा, आज वो इस अजीब सी स्थिति में हैं कि उनकी आबादी कम बढ़ने की वजह से संसद में उनकी सीटें और उनका राजनीतिक प्रभाव दोनों ही कम हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जहां का मुश्किल पहाड़ी इलाका और दूर दूर तक फैली जनजातीय आबादी को देखते हुए छोटे चुनाव क्षेत्र बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनकी खास आवाज लोकतंत्र की भीड़ में कहीं खो न जाए। तो ये सवाल अपने आप में बहुत अजीब और विडंबना से भरा है। क्या जिन राज्यों ने एक राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा किया, तरक्की दिखाई, उन्हें अब इसकी सजा मिलेगी संसद में कम सीटों के रूप में? जैसा कि लाइन साफ साफ कहती है, 2026 तक की ये रोक हमारे सिस्टम को आज की असलियत के हिसाब से ढलने ही नहीं दे रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि आज शायद उत्तर भारत के किसी राज्य का एक सांसद दक्षिण के किसी राज्य के सांसद के मुकाबले लाखों ज्यादा लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। और ये एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब 2026 के बाद ये फ्रीज खत्म होगा तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, आगे का रास्ता बहुत पेचीदा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर परिसीमन होना चाहिए, जिसमें GIS मैपिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो। लेकिन सबसे मुश्किल काम एक ऐसा फॉर्मूला खोजना होगा जो जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे दक्षिणी राज्यों को सजा जैसा महसूस ना कराए और साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों की खास जरूरतों का भी ख्याल रखे। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संतुलन साधने वाला काम होगा।
तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। 2026 के बाद जब भारत का राजनीतिक नक्शा फिर से खींचा जाएगा, तो क्या ये देश में शक्ति के संतुलन को भी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।